नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदातक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है टीकमगढ़, और इसी टीकमगढ़ का एक थाना लगता है सिधौना थाना। इसी सिधौना थाने का एक गांव है जिस गांव का नाम मनिकपुर है। इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम गंगाराम होता है। गंगाराम एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसको सुनने के बाद हर कोई ये सोचता है कि काश ऐसी हमारी किस्मत रही होती तो मुझे मरने में कोई ऐतराज नहीं था। जैसी गंगाराम की किस्मत थी, वैसे 100 में एक लोग की ऐसी किस्मत हो सकती है। बेहद रोचक ये कहानी है आज की। आप इस सच्ची घटना को बेहद ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। अगर हो सके तो अगर आपके पास ईयरफोन हो, ईयरबड्स हो, या फिर कभी आप अगर सो रहे हो तब इस आप कहानी को अगर ध्यान से सुनेंगे तो वाकई आपको इतना, पहली बात तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात यह है कि आप कहानी को जब अंत तक सुनेंगे तो वाकई आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अगर गंगाराम ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। दूसरी बात यह है कि जो गंगाराम के साथ होता है वो बड़ा ही अजीब सा होता है। हर कोई चाहेगा कि जो औरत थी उस औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा वाकया क्या होता है। पूरे सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी क्या है। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है, प्रतिदिन मैं करता हूं और आज भी कर रहा हूं, आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। गुजारिश आपसे, विनती कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत ही हम चल पाते हैं। मुझे कहानी सुनाने में 20 मिनट लगते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करने में 2 सेकंड लगता है। 2 सेकंड भी नहीं लगता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तो 2 सेकंड लग जाएगा। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब को पाने के लिए मैं पूरे दिन की मेहनत को आप लोगों तक 20 मिनट में परोसता हूँ। पूरे दिन मेहनत होती है और उसके बाद एक-एक चीज़ को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आप लोगों तक इस कहानी को लाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा कहानी पर आते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या होता है, आखिर ऐसा होता क्या है। दरअसल जिस सिधौना गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक व्यक्ति होता है गंगाराम। गंगाराम की शादी साल 2001 में होती है। जो गंगाराम होता है उसकी पत्नी होती है जिसका नाम शोभा होता है। इससे गंगाराम से और शोभा से इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम आस्था होता है बेटी का, और बेटे का नाम ऋतिक होता है। इनके परिवार में बेहद हंसी-खुशी का माहौल चल रहा था। जब से शादी होकर के शोभा घर में आई थी, इनका जीवन जो था बड़ा खुशमय बीत रहा था। वक्त गुजर रहा था। वक्त गुजरने के साथ-साथ जो गंगाराम है, गंगाराम के पास अब गाँव में इतना काम नहीं बचता है कि जिससे गंगाराम का पेट पल सके, बच्चों की फीस हो सके और जो परिवार का और भी जो खर्च होता है वो निपट सके, क्योंकि गंगाराम की एक बेटी भी होती है। अब गंगाराम के सर पे एक ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि उनको अपनी बेटी की शादी करनी है। अब ऐसे ही जो वाक़या है, ये वक़्त है, वो गुज़र रहा होता है कि आखिर गंगाराम के ऊपर वो ज़िम्मेदारियाँ धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे-जैसे उनकी जो बेटी थी, बड़ी हो रही थी। अच्छा, जितने भी हमारे भाई कहानी सुन रहे हैं, बहनें कहानी सुनिए, अगर जो जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें जितनी कहानियाँ सुनते हैं उसमें ज़्यादातर लोग शादीशुदा ही होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। तो जिनकी बेटियाँ अगर होंगी तो उनको ये बात पता होगी कि ज़िम्मेदारी कितनी होती है। शादी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, बेटियों को सुरक्षा के लेकर के, तो ऐसी तमाम ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसको एक पिता बखूबी निभाता है। अब ऐसा ही कुछ सिलसिला गंगाराम के साथ शुरू होता है। बेटी धीरे-धीरे बड़ी नज़र होती आ रही थी,
तो कहीं ना कहीं गंगाराम के ऊपर जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती नजर आ रही थी। गंगाराम के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही थी कि अगर वो कमाएगा नहीं तो फिर अपने परिवार का वो खर्च कैसे उठाएगा, आखिर कैसे वो अपनी बेटी का की शादी का खर्च उठाएगा, अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। लेकिन जब गंगाराम है उसने फिर फैसला लिया और साल 2016 में वो कमाने के लिए निकल जाता है और वो कमाने के लिए सीधा निकलता है वहां से मुंबई के लिए। यानी कि मध्य प्रदेश से वो सीधा मुंबई के लिए पहुंचता है कमाने के लिए। वहां पर जाकर के एक फैक्ट्री में वो जॉब करने लगता है जहां पर उसकी जो सैलरी थी वो ठीक ठाक मिल रही थी उसको, यानी कि 20 से 22 हजार के करीब उसकी जो सैलरी होती है वो उसको मिलती है, क्योंकि वो ओवर टाइम करता तो उसको और भी ज्यादा पैसे मिल जाया करते थे। इधर जो शोभा थी, शोभा दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। इसकी खूबसूरती के चर्चे जो थे वो पूरे गांव में मशहूर थे कि जो गंगाराम की जो बीवी है शोभा, वो बेहद खूबसूरत है। हर कोई उसको देखना चाहता था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, क्योंकि गरीबी का माहौल होता है तो इंसान ना चाहते हुए भी घर में से बाहर निकल जाता है। वैसा कुछ शोभा के साथ भी होता है, शोभा भी घर से बाहर निकलती है। इधर जब शोभा घर से बाहर निकल रही होती है तो फिर धीरे धीरे इसका आना जाना इधर उधर हो जाता है। पति परदेश में गया है, यानी कि मुंबई गया, उधर वो कमा रहा है। अब इधर जो शोभा थी, इसका जैसे जैसे ये बाहर निकलती इसका कई लोगों से संपर्क होता गया। जब संपर्क होता गया तो फिर वहां पर इसकी मुलाकात एक उसी गांव के, यानी कि बगल के ही गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम राधे श्याम होता है। राधे श्याम इसकी काफी मदद किया करता था, जैसे भी जितने इसको जितने भी पैसे चाहा करते थे, जो भी इसकी जरूरतें होती थी उसको ये जो राजेश होता है वो पूरी राधे श्याम जो होता है वो पूरी किया करता है। अब इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। नजदीकियां बढ़ते बढ़ते इन दोनों के बीच में इस कदर हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है आप लोगों को पता ही है कि अगर इंसान एक बार शारीरिक संबंध बना लेता है तो फिर उसकी जो जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, वो बढ़ती जाती है। अब ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों के बीच में और ये दोनों आए दिन मिलते हैं, छुप छुप कर मिलते हैं, पहले इधर उधर मिलते हैं, बाहर होटल में मिलते हैं। लेकिन अब जो शोभा होती है उसके पास मौका ये भी होता है कि उसका जो पति है वो बाहर है, तो कभी ना कभी वो राधे श्याम को अपने घर पे बुलाने लगी। और जब एक बार राधे श्याम घर में घुसता है तो फिर वो इसी मौके की तलाश में रहता है कि कब उसको मौका मिले कि वो शोभा के पास आए, वक्त गुजारे। अब ऐसे ही ये जो सिलसिला है वो चल रहा होता है। इधर जो गंगाराम है उसका फैक्ट्री में तो वो काम कर ही रहा था, लेकिन उसी फैक्ट्री का जो मालिक होता है, जो उसका मालिक होता है, जो वो वहां से निकल करके दरअसल एक और अपनी कंपनी खोलता है और उस कंपनी का जो काम होता है वो कंस्ट्रक्शन का वो शुरू हो जाता है। अब गंगाराम को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि एक काम करो कि तुम वहीं पर चल करके कंपनी में ही रहो और वहीं पर उसकी देखरेख करना, वहां पर जो भी काम होगा मजदूरों का वो तुम देखते रहना, ताकि वहां पे काम जो है वो सही तरह ढंग से हो सके। अब इधर जो गंगाराम है वो वहां पर पहुंचता है। अब जो सेठ होता है, जो उसकी जो पत्नी होती है वो भी उसी कंपनी में एक अच्छे खासे पोस्ट पे थी, यानी कि वो मालकिन तो थी ही, साथ ही साथ वो इस काम में बिलीव करती थी कि वो करेगी काम को। और चूंकि वो दोनों जो थे वो काफी एजेड थे, यानी कि जो उसकी पत्नी ही थी, यानी कि जो मालकिन थी, जो मालकिन की उम्र थी वो भी लगभग 45-46 साल की थी। 46 से 47 साल के करीब की थी वो, जिसका नाम रोशनी होता है। जो रोशनी है वो भी कंपनी जाया करती। कभी कभी जो जो नया कंस्ट्रक्शन था, काम चल रहा था, जहाँ पे काम चल रहा था वहां पर भी ये जाती। अब बीच में कुछ दिनों से जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो बंद हो जाता है। अब जो गंगाराम है उसको वहीं पर रहना होता है, चूंकि कंपनी बाहर थी, आउटर में थी। अब वहां पे वो कुछ कर नहीं पा रहा था, जो भी उसको सामान चाहिए होता वो जा करके लाता था वहां से बाहर से। अब इसलिए वो वहीं पर रहता है, वहीं पर बनाता है, खाता है, लेकिन सैलरी उसको उतना ही मिलती थी। और जो उसका ओवर टाइम हो रहा था वो उसको अब दोगुना सैलरी कहीं ना कहीं मिलने लगी थी, क्योंकि जो उसकी जो 12 घंटे की ड्यूटी थी उस ड्यूटी को वो सीधे 24 घंटे में कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उसकी जो सैलरी थी वो तो बढ़नी ही थी। तो उसका जो मालिक है उसकी सैलरी बढ़ाता है और तकरीबन उसकी जो सैलरी थी वो 35,000 के करीब हो जाती है। सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ती लेकिन फिर भी 35,000 हो जाती है। अब इधर गंगाराम बड़ा खुश है। अब जो भी पैसे उसको मिलते वो अपने घर पे भेजता। लेकिन
घर पे जो उसकी पत्नी होती है, वो कहीं न कहीं जो पैसे थे उसका मिसयूज़ करने लगती है। वो जो उसका आशिक होता है, यानी कि जो राधे श्याम होता है, राधे श्याम के ऊपर पैसे लुटाती। राधे श्याम भी जो भी उसके पैसे मिलते थे उसको ले लिया करता था। अब इधर जो बेटी की पढ़ाई है उसपे भी बाधा बन रही है और बेटा है वो भी उसको बाधा बन रही है। अब जो उन दोनों के चर्चे थे वो पूरे गाँव में फैलने लगे कि इन दोनों का अवैध संबंध चल रहा है। कहीं न कहीं बेटे को भी ये बात पता चलती है, बेटी को भी ये बात पता चलती है, तो फिर वो अपनी माँ को मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है। इस पर जो लड़का होता है, जो ऋतिक होता है, ऋतिक कहता है कि मैं पिताजी को बता दूँगा, तो वो कहती है तुम्हें जो मर्ज़ी वो करो। एक दिन ऋतिक अपने पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। तो जब सारी बात गंगाराम को बताता है उनका बेटा यानी कि जो ऋतिक है, तो गंगाराम के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। फिर गंगाराम ने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि जो पैसे हैं अब घर पे भेजना बंद करता है। धीरे-धीरे जब पैसे बंद हो जाते हैं, जब 3 महीने का जब समय निकल जाता है, जब पैसे बंद हो जाते हैं, कहीं न कहीं वो पैसे अपने अकाउंट में ही रखने लगा था, पैसे घर पे भेजना बंद कर देता है। तो जो ये शोभा है, अब अपने पति से पूछती है कि आखिर पैसे क्यों नहीं भेज रहे हो? तो वो कहता है कि अभी पैसे मिल नहीं रहे हैं। अब ऐसे करके तकरीबन 6 महीने तक का जो पैसा है, वो पैसा ही नहीं भेजता है। और जब शोभा फ़ोन करती पूछती कि पैसे भेजो तो वो कहता है कि तुम्हारे पास पैसा पड़ा हुआ है, अब उसी पैसे से तुम खर्च चलाओ क्योंकि अभी पैसा मिल नहीं रहा है। कंपनी घाटे में चली गई है इसलिए सभी जो एम्प्लॉयी हैं सबका पैसा बंद कर दिया गया है। अब इधर जो शोभा है उसके पास पैसे अब है नहीं, तो आखिर वो करे भी तो क्या करे? तो क्योंकि सारे पैसे तो उसने उसने उड़ा रखे थे। अब इस वजह से जो उसको ये पास पैसे जब नहीं मिलते तो फिर वो राधे श्याम से पैसे माँगना शुरू करती है। लेकिन जो राधे श्याम था, वो उसको पैसे देने से मना करता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पैसे को लेकर के। अब इधर जो राधे श्याम है उसको पैसे नहीं दे रहा है, बदले में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। लेकिन जो शोभा है वो मना करती है। अब काफ़ी इन दोनों में बहस होने लगती है, मार-पिटाई तक का मामला आता है। अब धीरे-धीरे इन दोनों के बीच में दूरियाँ हो जाती हैं। अब इधर जो गंगाराम है, इसका कहीं न कहीं अपनी पत्नी के प्रति से जो रुझान है, जो लगाव है, वो कम हो गया था। कहीं न कहीं जो उसकी पत्नी थी उसका भरोसा तोड़ रखी थी। अब इधर जो उसका बेटा होता है ऋतिक और जो उसकी बेटी होती है आस्था, ये जो दोनों बेटी और बेटा है, इन दोनों के पास पैसे थे क्योंकि इनका पिता एक बगल के ही अपने दोस्त को पैसे भेजता, तो जो भी ज़रूरत होती वो बेटी को पैसे दे दिया करता था, बेटे को पैसे दे दिया करता था उनका दोस्त जो था। अब जिससे ये दोनों अपना खर्च चला लिया करते थे और माँ को पता भी नहीं चलता था। इन दोनों के पास जो भी ज़रूरतें होती ये जाते बाज़ार से अपना खरीद करके खा लिया करते थे। क्योंकि आम तौर पे बच्चों को चाहिए ही क्या, जो बाज़ार जाएँगे तो उनको खाने के लिए चाहिए। कपड़े तो उनको खरीदने नहीं होते हैं क्योंकि कपड़े की ज़िम्मेदारी तो माँ के पास होती है, क्योंकि बाप ने पैसे भेज रखे थे। अब माँ ने उसको अय्याशी में उड़ा दिए थे। अब इधर जो गंगाराम था, ये तो इधर की जो कहानी है आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर उन दोनों का, शोभा का और राधे श्याम जो उसका प्रेमी होता है, इन दोनों में खटपट होती है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि पैसे को लेकर के इन दोनों में बहस हुई थी। अब इधर आते हैं गंगाराम की तरफ। गंगाराम का चूँकि लगाव जो था वो अपनी पत्नी के प्रति अब एकदम टूट चुका था, खत्म हो चुका था। अब इधर जो गंगाराम है बेहद शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है और उसी वो कंपनी में रहने लगता है। इधर जब भी उसकी मालकिन थी वो आया करती थी, तो वहीं पर बैठ कर के वक़्त बिताया करती थी और जो राधे श्याम जो गंगाराम होता है, अब मालकिन को चाय बनाता, जा कर के नाश्ता भी लाता था और खिलाता-पिलाता था। मालकिन वहाँ पे आकर के घंटों बैठती थी, क्योंकि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता था। अब इधर जो गंगाराम है, उनकी खातिरदारी कर रहा था। तो कहीं न कहीं इन दोनों में बेहद बातें होती हैं। अब बातें होते-होते इन दोनों के बीच में धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। यानी कि जो मालकिन होती है रोशनी और जो नौकर होता है गंगाराम, इन दोनों के बीच में जब नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, तो बढ़ते-बढ़ते इस कदर बढ़ जाती है कि अब चूँकि मालकिन भी अकेली होती है और ये नौकर भी अकेला होता है और इन दोनों को मौका मिलता है और यहीं पर ये दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है, फिर से जब एक बार तूल पकड़ता है तो फिर वो थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब मालकिन आए दिन वहीं पर आया करती कंपनी पे, आकर के वहीं पे बैठती, उनके साथ वक़्त गुज़ारती, 3-4 घंटे वहीं पे रहती थी। रहने के बाद फिर वहाँ से वो जाती थी। अब कहीं न कहीं ये बात जो उसका पति होता है, यानी कि जो मालिक होता है, उसको उस तक ये बात पहुँचती है कि उनकी जो पत्नी है, वो डेली कंस्ट्रक्शन पे जाती है। लेकिन वो भी बड़ा
सहजे स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो कहता है, सोचता है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर आती-जाती है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग होते हैं जो कान भरने वाले होते हैं, तो फिर वो भर देते हैं, तो फिर मामला सारा बिगड़ जाता है। तो कहीं न कहीं जो मालिक होता है, उसका भी जो एक सीए होता है, वो कहीं न कहीं उसको उसके कान भरने लगता है और भरने के साथ-साथ वो बताता है कि उसकी जो पत्नी है, उसका नौकर के साथ ही यानी कि गंगाराम के साथ ही उसका अवैध संबंध हो गया है। अब जो मालिक है, उसको कहीं न कहीं अब ज़्यादा संदेह होता है, तो फिर वो अपनी पत्नी का पीछा करना शुरू कर देता है एक दिन। अब जब जाता है तो जो उसकी पत्नी होती है यानी कि जो रोशनी थी, वो जब वहाँ पहुँचती है, चूँकि जगह खुली होती है, काम चल रहा होता है, बाउंड्री थोड़ा बहुत मारी गई थी, लेकिन जो गेट था, वो खुला हुआ था। कोई भी गाड़ी आराम से अंदर आ जा सकती है, गेट लगा नहीं था, काम चल रहा था। अब इधर जो गंगाराम है और जो रोशनी यानी जो मालकिन है, ये दोनों अपने आप में एकदम मस्त होते हैं। ये दोनों शारीरिक संबंध बनाने में इस कदर मसरूफ़ होते हैं कि इनको किसी के आने-जाने की परवाह ही नहीं होती, क्योंकि सभी निश्चिंत थे, क्योंकि वहाँ पे कोई आ नहीं रहा था। और ये जो कंपनी थी, एकदम आउटर में बन रही थी। जैसे मान लीजिए कोई तालाब हो गया, कोई ऐसे आउटर टाइप का इलाका हो गया, जहाँ पे फैक्ट्री चलाने के लिए ज़मीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसी हिसाब से जो वो जगह देखी गई थी, वो एकदम आउटर में थी। वहाँ पे पहले कोई जाता नहीं था। 3 4-4 5-5 6-6 किलोमीटर तक कोई दुकान ही नहीं वहाँ होती थी। गंगाराम के लिए वहाँ पीने के लिए पानी था ही, खाने के लिए सारा राशन रखा हुआ था। जब भी उसको एक्स्ट्रा चीज़ें जो खानी होती थी, फिर वहाँ से वो साइकिल उठाता था अपनी और फिर वहाँ से सीधा वो बाज़ार की तरफ जाता था, वहाँ से अपना सामान लाया करता था। अब ये दोनों एकदम नग्न अवस्था में होते हैं, दोनों शारीरिक संबंध बनाने में एकदम मसरूफ़ होते हैं। तब तक इनका जो मालिक होता है, वो आता है। दरअसल इन लोगों ने बड़ा ही अलग-अलग तरीके का कारनामा किया था। कभी इधर बैठते बनाते थे संबंध, तो कभी जो फैक्ट्री बन रही थी, फैक्ट्री एक तरफ से कह लीजिए कि उसकी जो ढलाई वगैरह थी वो हो चुकी थी। कभी जाकर एकदम टेररिस्ट पे बनाते थे संबंध। अब ऐसे ही इन लोगों ने अलग-अलग तरीके की लग ही नहीं रहा था कि हाँ, इन लोगों की उम्र इतनी ज़्यादा, चूँकि गंगाराम जो था उसकी तो मान लीजिए उम्र कभी कम थी, यानी कि 36 एप्रॉक्स यही 36 के करीब इसकी एज थी। लेकिन जो उसकी मालकिन होती है, उसकी 47-48 साल की उम्र थी। लेकिन फिर भी वो एकदम दिखने में बेहद खूबसूरत थी, तो लग ही नहीं रहा था कि वो 46-47 साल की औरत है। इस प्रकार के उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा था। अब ये दोनों ऐसे ही शारीरिक संबंध बना रहे थे अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग माहौल देख कर के। बहुत ज़्यादा ये दोनों मसरूफ़ होते हैं और एक उस दिन जो कंपनी के अंदर ही दूसरी एक कोठरी थी, वहीं पर पूरे नग्न अवस्था में बना रहे थे। तब तक मालिक वहीं पे पहुँचता है और जाता है, तो फिर देखता है और देखने के बाद फिर वो सोचता है कि आखिर ये क्या? अब कहीं न कहीं उसने अपने फ़ोन में वीडियो बनानी शुरू कर दी है। जैसे ही उसने वीडियो बनानी शुरू करी, तो वीडियो उसने तो पूरा निकाल ली, बैठ कर के शांति से एक जगह चोरी से वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद फिर वो वहाँ से कुछ बोलता नहीं है और सीधा घर चला आता है। शाम को जब रोशनी आती है, यानी कि जो उसकी पत्नी है, वो आती है, तो उससे पूछता है कि आखिर ये बताओ कि तुम गई कहाँ थी और तुम कंपनी डेली क्या करने जाती हो? तो वो कहती है कि देखो मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे घर पे और ये फैक्ट्री में, इसलिए मैं जो वहाँ पे चली जाती हूँ, वहाँ जो वातावरण है बड़ा ही शुद्ध है, बड़ा अच्छा वहाँ पे सुकून महसूस होता है, इसलिए मैं 3-4 घंटे का वक़्त वहीं पे जाकर के गुज़ारती हूँ। इस पर जो उसका पति होता है, जो मालिक होता है, वो कहता है कि एक काम करो, तुमको आज से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर इन दोनों में बहस होने लगती है। तो फिर जो गंगाराम को कंपनी से हटाने की बात की जाती है, तो जो मालकिन होती है, यानी जो रोशनी होती है, अब इस बात को लेकर के लड़ जाती है कि क्यों गंगाराम को हटाओगे? अब चूँकि जो मालकिन थी उसके साथ जब शारीरिक संबंध बनाती थी, तो उसको गंगाराम को पैसे भी दिया करती थी। अब उसकी काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी थी, क्योंकि वो जो संबंध बनाने का जो सिलसिला था, वो काफ़ी लंबा टाइम से चल रहा था। तकरीबन 8-9 महीने हो चुके थे, 1 साल के करीब मान के चलिए कि हो चुके थे और वहाँ पर चूँकि उस गंगाराम को काफ़ी पैसे भी मिल रहे थे। गंगाराम के लिए एक गाड़ी भी खरीद दी गई थी कि गंगाराम उसी से चलेगा, वहीं पर देखेगा, सुनेगा, क्योंकि जो मालिक था वो भी उसको मानता था गंगाराम को और मालकिन तो मान लीजिए कि जैसे आपको पता ही है कि कैसे मान रही थी वो। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन जो उसका मालिक था गंगाराम का, वो उसकी अपनी पत्नी को कुछ दिखाता नहीं है। अब सीधा ये सिलसिला जब चल रहा होता है, बार-बार मना करता है, तो फिर एक दिन वो सीधा गंगाराम के पास जाता है और कहता है कि या तो तुम सुधर जाओ या तो फिर
मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, या तो फिर तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना बैठेगा, तुम यहाँ से या तुम चले जाओ छोड़ करके। जब गंगाराम कहता है कि मालिक मैं तो चला ही जाऊं, लेकिन मालकिन मुझे छोड़ती ही नहीं है। मालकिन जो कहती है मुझे करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो मालिक था उसने वीडियो दिखा रखी थी पति गंगाराम को। वीडियो दिखाता है तो गंगाराम हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। वो बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं तो एक नौकर हूँ, आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मालिक जो भी कहेगा एक नौकर को करना ही पड़ेगा। अब इस पर जो उसका मालिक है वो भी अब कुछ नहीं बोलता है। वो कहता है कि ठीक है, और वो चुपचाप चला जाता है। और फिर अपनी पत्नी के पास जाता है तो फिर पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी जो है वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। अब इधर ये जो सिलसिला है वो चल रहा था। आखिर वो करे भी तो क्या करे, सोचता है कि कोई पता चलेगा किसी को तो बदनामी होगी। अब इसलिए उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि इसको सुन करके हर कोई निंदा करने लगता है। दरअसल जो मालिक था वो ये सोचता है कि अगर वो इसका मर्डर कर देगा तो फिर वो फंस जाएगा, और उसका जो ये साम्राज्य जो उसने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है, खून पसीने को एक करके उसने जो साम्राज्य खड़ा किया है, कहीं ना कहीं ये उसकी ये नाकामी हो जाएगी, सारा विफल हो जाएगा अगर वो जेल चला जाएगा तो फिर उसने ये निर्णय किया। जैसे ही वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं, फिर वहीं पे, क्योंकि उसने जाना तो छोड़ा नहीं था, मालिक वहीं पे पहुंचता है और सीधे उनसे कहता है कि एक काम करो कि तुम दोनों अगर इसी में खुश हो, अगर एक ही साथ, तो तुम दोनों ही शादी कर लो, या फिर तुम दोनों एक साथ यहाँ से मेरे सामने से दूर चले जाओ, यहाँ पर तुम लोग नजर मत आओ। इस पर जो मालकिन होती है यानी कि जो रोशनी होती है, कहीं ना कहीं उसको इस बात की ठेस लगती है, कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसको आत्मग्लानि भी होती है, लेकिन जो मालिक था उसका जो दिल था, उसका जो भरोसा था, वो तो दोनों टूट चुका था। अब उसने कहीं ना कहीं रोशनी को छोड़ने का निर्णय ले लिया, और उसके बाद तुरंत ही वही वो ऑन द स्पॉट जो था उसको डिवोर्स देता है। वकील भी लाया रहता है और सामने प्रूफ भी हो जाता है, और प्रूफ के तौर पे वो उसको औरत को डिवोर्स देता है। डिवोर्स देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अब इधर जो गंगाराम है और जो रोशनी है, ये दोनों अब कहीं ना कहीं एक होते नजर आ रहे थे, क्योंकि इन दोनों में अब दूरियां तो बढ़ी गई थी, मालिक में और मालकिन में। तो जो मालकिन होती है वो गंगाराम के साथ बेहद खुश होती है, क्योंकि जो उसका पति था वो तो एकदम से कह लीजिए कि बस वो पैसे कमाता था, उसकी जो जिस्मानी जरूरत होती है वो पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसकी पत्नी थी वो इसी वजह से बाज थी, यानी कि बिना औलाद की थी। वो सुख इसको गंगाराम से मिल रहा था। तो पत्नी ने अपनी हवस के लिए गंगाराम को ही चुना। गंगाराम के साथ वो उसने शादी करने का निर्णय ले लिया। गंगाराम के साथ उसने वक्त गुजारने की जो कीमत थी उसको अदा करने के लिए पूरी जिंदगी उसके साथ रहने का निर्णय लिया। फिर जो मालकिन थे उसके नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो मालिक था वो बेहद सरल स्वभाव का था। उसने सोचा कि बात को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि मामले को यहीं पे रफा दफा कर देते हैं। और फिर उसने सारी जो वीडियो थी उस वीडियो को दिखाने के तौर पे फिर उस औरत से डिवोर्स ले लिया जाता है, और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। इधर जो रोशनी है गंगाराम के साथ खुश थी। गंगाराम ने भी अपनी और दोनों बच्चों को अपने यहाँ पास बुला लिया और यहीं पर रख करके उन दोनों के साथ रहने लगा। कहीं ना कहीं उसने अपनी पत्नी यानी कि जो शोभा होती है, शोभा को छोड़ दिया, क्योंकि जो शोभा का चरित्र था वो बेहद खराब हो चुका था, क्योंकि उसका अवैध संबंध था। तो फिर कहीं ना कहीं उसने उस औरत को छोड़ने का ही निर्णय लिया, उसने उसको भी छोड़ दिया और यहाँ पर उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अब इधर जो गंगाराम है और रोशनी यानी कि जो उसकी मालकिन होती है, और इसके दो बेटे थे, बेटी और बेटा यानी कि ऋतिक और आस्था, ये दोनों सभी लोग ये चारों मिल करके बेहद अपना जीवन जो था वो सुखमय गुजारने लगते हैं। बाकी आजकल के दौर में ऐसे लोग जो है वो बेहद कम मिलने वाले हैं। इस प्रकार का अपना स्वभाव रखने वाले कि चलो जाओ जिसके यहाँ जो खुश है उसी के यहाँ उसको छोड़ते हैं, ये स्वभाव बड़ा कम ही मिलता है देखने के लिए। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का जो उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस में हो रही बुराइयों को रोकने का प्रयास करें। जाते जाते हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है। नीलेश कुमार जी हैं, अमर प्रजापति उत्तराखंड खातिमा से हैं, सुबोध कुमार जी हैं बीएसएफ सिलीगुड़ी से, वीरेंद्र कुशवाहा जी हैं अहमदाबाद गुजरात से,
भारतोलिया किशन जी हैं उत्तराखंड टनकपुर से। संजय मंसूरी जी हैं सूरत से, गुजरात में पड़ता है सूरत। आदिल अहमद जी हैं वनमवड़ी तमिलनाडु से। इरशाद चौधरी जी हैं डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री जी हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। हरिहर सिंह जी हैं मोहाली चंडीगढ़ से। कौशल कुमार यादव जी हैं लखनऊ से। पंडित संजू जी हैं, ये भी चंदौली एक जिला लगता है, उसी जिले से है ये। वीरेंद्र कुशवाहा जी है अहमदाबाद से। विश्वनाथ राठौर जी हैं, ये बिहार से हैं। और जितेंद्र कुमार जी हैं गोपालगंज बिहार से। रामू कुमार जी हैं नेपाल से। नेपाल में एक जगह लगती है सनाम जगह, वहीं से है ये। कुंदन पाल जी हैं उत्तम नगर पुणे से। शोएब अहमद जी हैं कन्नौजी वर्धा महाराष्ट्र से। मनोज कुमार सिंह जी हैं मऊ उत्तर प्रदेश से हैं। संजय मंसूरी जी हैं गुजरात से। नरेश कुमार जी हैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट और अपना कमेंट, अपनी राय कमेंट में छोड़ते हैं। तो आप तमाम सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और चलिए जाते जाते आपसे एक विनती है, गुजारिश है कि यहाँ पे दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को आप क्लिक करके और इधर लाइक वीडियो को कर दीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।